अध्याय 8 परजीविता और पूंजीवाद का पतन। अब हमें साम्राज्यवाद के एक और महत्वपूर्ण पहलू की जांच करनी है, जिसे इस विषय पर अधिकांश चर्चाओं में आमतौर पर अपर्याप्त महत्व दिया जाता है। मार्क्सवादी हिल्फेडिन की कमियों में से एक ये है कि इस बिंदु पर वह गैर मार्क्सवादी हॉब्सन की तुलना में एक कदम पीछे हट गया है। मैं परजीवीवाद की बात कर रहा हूं, जो साम्राज्यवाद की विशेषता है। जैसा कि हमने देखा है, साम्राज्यवाद का सबसे गहरा आर्थिक आधार एकाधिकार है। ये पूंजीवादी एकाधिकार है, यानी एकाधिकार जो पूंजीवाद से विकसित हुआ है और जो पूंजीवाद, माल उत्पादन और प्रतिस्पर्धा के सामान्य वातावरण में मौजूद है, इस सामान्य वातावरण के साथ स्थायी और अघुलनशील विरोधाभास में। फिर भी सभी एकाधिकार की तरह यह अनिवार्य रूप से ठहराव और क्षय की प्रवृत्ति को जन्म देता है। चूंकि एकाधिकार मूल्य स्थापित होते हैं, भले ही अस्थायी रूप से, तकनीकी और परिणामस्वरूप अन्य सभी प्रगति का प्रेरक कारण एक निश्चित सीमा तक गायब हो जाता है और इसके अलावा तकनीकी प्रगति को जानबूझकर धीमा करने की आर्थिक संभावना पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में एक निश्चित ओवेन्स ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसने बोतलों के निर्माण में क्रांति ला दी। जर्मन बोतल निर्माण कार्टेल ने ओवेन्स के पेटेंट को खरीद लिया, लेकिन इसे पिंजरे में बंद कर दिया, इसका उपयोग करने से परहेज किया। निश्चित रूप से, पूंजीवाद के तहत एकाधिकार कभी भी पूरी तरह से और बहुत लंबे समय तक विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म नहीं कर सकता है, और ये वैसे उन कारणों में से एक है कि अति साम्राज्यवाद का सिद्धांत इतना बेतुका क्यों है। निश्चित रूप से, तकनीकी सुधारों को शुरू करके उत्पादन की लागत को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने की संभावना परिवर्तन की दिशा में काम करती है। लेकिन ठहराव और क्षय की प्रवृत्ति, जो एकाधिकार की विशेषता है, काम करना जारी रखती है, और उद्योग की कुछ शाखाओं में, कुछ देशों में, कुछ समय के लिए यह ऊपरी हाथ हासिल करती है। बहुत विस्तृत, समृद्ध या अच्छी तरह से स्थित उपनिवेशों का एकाधिकार स्वामित्व उसी दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा, साम्राज्यवाद कुछ देशों में मुद्रा पूंजी का एक विशाल संचय है, जैसा कि हमने देखा है, प्रतिभूतियों में 100-150 बिलियन फ्रैंक की राशि। इसलिए एक वर्ग, या बल्कि किराएदारों के एक तबके का असाधारण विकास हुआ, यानी जो लोग कूपन काटकर जीवन जीते हैं, जो किसी भी उद्यम में भाग नहीं लेते हैं, जिनका पेशा आलस्य है। पूंजी का निर्यात साम्राज्यवाद के सबसे आवश्यक आर्थिक आधारों में से एक, किराएदारों को उत्पादन से और भी अधिक पूरी तरह से अलग कर देता है और पूरे देश पर परजीवीवाद की मुहर लगा देता है, जो कई विदेशी देशों और उपनिवेशों के श्रम का शोषण करके रहता है। हॉब्सन लिखते हैं, 1893 में विदेशों में निवेश की गई ब्रिटिश पूंजी यूनाइटेड किंगडम की कुल संपत्ति का लगभग 15% थी। मैं पाठकों को याद दिला दूं कि 1915 तक ये पूंजी लगभग 2.5 गुना बढ़ गई थी। हॉब्सन आगे कहते हैं, आक्रामक साम्राज्यवाद जो करदाता को बहुत महंगा पड़ता है, जो निर्माता और व्यापारी के लिए बहुत कम मूल्य का होता है, निवेशक के लिए बहुत लाभ का स्रोत होता है। ग्रेट ब्रिटेन को उसके संपूर्ण विदेशी और औपनिवेशिक व्यापार, आयात और निर्यात में कमीशन से वार्षिक आय प्राप्त होती है, जिसका अनुमान सर गिफेन ने 1899 में 80 करोड़ पाउंड के टर्नओवर पर 2.5% की दर से 1 करोड़ 80 लाख पाउंड, लगभग 170 मिलियन रूबल लगाया है। हालांकि यह राशि बहुत बड़ी है, लेकिन ये ग्रेट ब्रिटेन के आक्रामक साम्राज्यवाद की व्याख्या नहीं कर सकती है, जिसे निवेशित पूंजी किराएदारों की आय से 90 पाउंड मिलियन से 100 पाउंड मिलियन की आय से समझाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक देश के विदेशी व्यापार से प्राप्त आय से किराएदारों की आय 5 गुना अधिक है। ये साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी परजीवीवाद का सार है। इसी कारण से साम्राज्यवाद से संबंधित आर्थिक साहित्य में किराएदार राज्य, रेंटन एस्टेट या सूदखोर राज्य शब्द का इस्तेमाल आम हो रहा है। दुनिया मुट्ठी भर सूदखोर राज्यों और बहुत सारे कर्जदार राज्यों में विभाजित हो गई है। शुल्स गैवनिट्स कहते हैं, विदेशी निवेश की सूची में सबसे ऊपर वे हैं जो राजनीतिक रूप से आश्रित या सहयोगी देशों में किए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन मिस्र, जापान, चीन और दक्षिण अमेरिका को ऋण देता है। उसकी नौसेना यहां आवश्यकता पड़ने पर बेलिफ की भूमिका निभाती है। ग्रेट ब्रिटेन की राजनीतिक शक्ति उसे उसके देनदारों के आक्रोश से बचाती है। सार्टोरियस वॉन वाल्टरसेहॉसन ने अपनी पुस्तक द नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड में हॉलैंड को मॉडल रेंटियर स्टेट के रूप में उद्धृत किया है और बताया है कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस अब ऐसे ही बन रहे हैं। शिल्डर का मानना है कि 5 औद्योगिक राज्य निश्चित रूप से घोषित ऋणदाता देश बन गए हैं: ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। उन्होंने हॉलैंड को इस सूची में केवल इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वह औद्योगिक रूप से कम विकसित है। संयुक्त राज्य अमेरिका केवल अमेरिकी देशों का ऋणदाता है।
शुल्स गैवनिट्स कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन धीरे धीरे औद्योगिक से ऋणदाता राज्य में बदल रहा है। औद्योगिक उत्पादन और निर्मित वस्तुओं के निर्यात में पूर्ण वृद्धि के बावजूद पूरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ब्याज और लाभांश, प्रतिभूतियों के निर्गम, कमीशन और सट्टेबाजी से होने वाली आय के सापेक्ष महत्व में वृद्धि हुई है। मेरी राय में ये ठीक यही है जो साम्राज्यवादी वर्चस्व का आर्थिक आधार बनाता है। विक्रेता की तुलना में ऋणदाता ऋणी से अधिक मजबूती से जुड़ा होता है। जर्मनी के संबंध में बर्लिन डाइबेंक के प्रकाशक लेंसबर्ग ने 1911 में जर्मनी एक किराए का राज्य नामक लेख में निम्नलिखित लिखा, जर्मनी के लोग फ्रांस में देखी जाने वाली किराएदार बनने की चाहत पर उपहास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जहां तक पूंजीपति वर्ग का सवाल है, जर्मनी की स्थिति फ्रांस जैसी ही होती जा रही है। किराएदार राज्य परजीवी, क्षयकारी पूंजीवाद की स्थिति है और यह परिस्थिति संबंधित देशों की सभी सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित करने में विफल नहीं हो सकती है। सामान्य तौर पर और विशेष रूप से मजदूर वर्ग के आंदोलन में दो मौलिक प्रवृत्तियों को इसे सबसे स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करने के लिए मैं हॉब्सन को उद्धृत करना चाहूंगा, जो सबसे विश्वसनीय गवाह हैं, क्योंकि उन पर मार्क्सवादी रूढ़िवाद की ओर झुकाव का संदेह नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर वह एक अंग्रेज हैं जो देश की स्थिति से बहुत अच्छी तरह परिचित है, जो उपनिवेशों, वित्तीय पूंजी और साम्राज्यवादी अनुभव में सबसे समृद्ध है। एंग्लो-बोअर युद्ध को अपने दिमाग में ताज़ा रखते हुए हॉब्सन साम्राज्यवाद और वित्त पोषकों के हितों, अनुबंधों, आपूर्ति आदि से उनके बढ़ते मुनाफे के बीच संबंध का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, जबकि इस निश्चित रूप से परजीवी नीति के निर्देशक पूंजीपति हैं, वही उद्देश्य श्रमिकों के विशेष वर्गों को आकर्षित करते हैं। कई शहरों में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सरकारी रोजगार या अनुबंधों पर निर्भर है। धातु और जहाज निर्माण केंद्रों का साम्राज्यवाद इस तथ्य के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इस लेखक की राय में दो तरह की परिस्थितियों ने पुराने साम्राज्यों को कमजोर किया है। 1. आर्थिक परजीवीवाद और 2. अधीनस्थ लोगों से भर्ती की गई सेनाओं का गठन। सबसे पहले आर्थिक परजीवीवाद की आदत है, जिसके द्वारा शासक राज्य ने अपने शासक वर्ग को समृद्ध करने और अपने निचले वर्गों को रिश्वत देकर अपनी बात मनवाने के लिए अपने प्रांतों, उपनिवेशों और आश्रित क्षेत्रों का इस्तेमाल किया है। और मैं ये भी जोड़ूंगा कि इस तरह की रिश्वत की आर्थिक संभावना, चाहे उसका कोई भी रूप हो, उच्च एकाधिकारवादी मुनाफे की आवश्यकता होती है। दूसरी परिस्थिति के संबंध में हॉब्सन लिखते हैं, साम्राज्यवाद की अंधता का सबसे अजीब लक्षण यह है कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्र इस खतरनाक निर्भरता पर बेपरवाह उदासीनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे निकल गया है। हमने अपने भारतीय साम्राज्य को जितने युद्धों से जीता है, उनमें से अधिकांश युद्ध मूल निवासियों द्वारा किए गए हैं। भारत में, जैसा कि हाल ही में मिस्र में हुआ है, बड़ी स्थायी सेनाएं ब्रिटिश कमांडरों के अधीन हैं। हमारे अफ्रीकी प्रभुत्व से जुड़ी लगभग सभी लड़ाइयां, दक्षिणी भाग को छोड़कर, हमारे लिए मूल निवासियों द्वारा की गई हैं। हॉब्सन ने चीन के विभाजन की संभावना का निम्नलिखित आर्थिक मूल्यांकन दिया है। तब पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड के दक्षिण में, रिवेरा में और इटली और स्विट्जरलैंड के पर्यटक आकर्षित या आवासीय भागों में पहले से ही प्रदर्शित उपस्थिति और चरित्र को ग्रहण कर सकता है। सुदूर पूर्व से लाभांश और पेंशन प्राप्त करने वाले धनी अभिजात वर्ग के छोटे समूह, पेशेवर अनुचरों और व्यापारियों का कुछ बड़ा समूह और परिवहन व्यापार में और अधिक नाशवान वस्तुओं के उत्पादन के अंतिम चरण में निजी नौकरों और श्रमिकों का एक बड़ा समूह, सभी मुख्य धमनी उद्योग गायब हो गए होंगे। मुख्य खाद्य पदार्थ और विनिर्माण एशिया और अफ्रीका से श्रद्धांजलि के रूप में बह रहे होंगे। हमने पश्चिमी राज्यों के एक बड़े गठबंधन, महान शक्तियों के एक यूरोपीय संघ की संभावना का पूर्वाभास किया है, जो विश्व सभ्यता के कारण को आगे बढ़ाने के लिए अब तक पश्चिमी परजीवीवाद के विशाल खतरे को पेश कर सकता है। उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों का एक समूह, जिनके उच्च वर्ग एशिया और अफ्रीका से विशाल श्रद्धांजलि प्राप्त करते हैं, जिसके साथ वे अनुचरों के महान जनसमूह का समर्थन करते हैं, जो अब कृषि और विनिर्माण के मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं है, बल्कि एक नए वित्तीय अभिजात वर्ग के नियंत्रण में व्यक्तिगत या मामूली औद्योगिक सेवाओं के निष्पादन में लगे हुए हैं। जो लोग इस तरह के सिद्धांत के कहना बेहतर होगा संभावना को विचार के अयोग्य मानते हैं, उन्हें आज दक्षिणी इंग्लैंड के जिलों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जांच करनी चाहिए, जो पहले से ही इस स्थिति में है, और इस तरह की व्यवस्था के व्यापक विस्तार पर विचार करना चाहिए, जो चीन को वित्तपोषकों, निवेशकों और राजनीतिक और व्यावसायिक अधिकारियों के समान समूहों के आर्थिक नियंत्रण के अधीन करके संभव बनाया जा सकता है, जो दुनिया में अब तक ज्ञात सबसे बड़े संभावित लाभ भंडार को यूरोप में खर्च करने के लिए खाली कर देगा। स्थिति बहुत जटिल है, विश्व शक्तियों का खेल बहुत अधिक असाध्य है, जिससे भविष्य की यह या कोई अन्य एकल व्याख्या बहुत संभावित नहीं है।
लेकिन आज पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवाद को नियंत्रित करने वाले प्रभाव इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, और जब तक उनका प्रतिकार या विचलन नहीं किया जाता है, वे कुछ ऐसी ही परिणति की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक बिल्कुल सही है, अगर साम्राज्यवाद की ताकतों का प्रतिकार नहीं किया गया होता तो वे ठीक वही करते जिसका उन्होंने वर्णन किया है। वर्तमान साम्राज्यवादी स्थिति में यूरोप के संयुक्त राज्य के महत्व का सही मूल्यांकन किया गया है। हालांकि उन्हें ये भी जोड़ना चाहिए था कि मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर अवसरवादी, जो फिलहाल अधिकांश देशों में विजयी हैं, व्यवस्थित रूप से और बिना किसी बाधा के इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साम्राज्यवाद, जिसका अर्थ है दुनिया का विभाजन और चीन के अलावा अन्य देशों का शोषण, जिसका अर्थ है मुट्ठी भर बहुत अमीर देशों के लिए उच्च एकाधिकार लाभ, सर्वहारा वर्ग के ऊपरी तबके को रिश्वत देना आर्थिक रूप से संभव बनाता है और इस तरह अवसरवाद को बढ़ावा देता है, आकार देता है और मजबूत करता है। हालांकि हमें उन ताकतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो सामान्य रूप से साम्राज्यवाद और विशेष रूप से अवसरवाद का प्रतिकार करती हैं और जिन्हें स्वाभाविक रूप से सामाजिक उदारवादी हॉब्सन समझ नहीं पाते हैं। जर्मन अवसरवादी गेरहार्ड हिल्डेब्रांड, जिन्हें एक बार साम्राज्यवाद का बचाव करने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और जो आज जर्मनी की तथाकथित सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हो सकते हैं, अफ्रीकी नीग्रो के खिलाफ महान इस्लामी आंदोलन के खिलाफ एक शक्तिशाली सेना और नौसेना के रखरखाव के लिए एक चीन जापानी गठबंधन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के उद्देश्य से पश्चिमी यूरोप के संयुक्त राज्य रूस के बिना की वकालत करके हॉब्सन को अच्छी तरह से पूरक करते हैं आदि। शुल्स गैवनिट्स की पुस्तक में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वर्णन उसी परजीवी लक्षण को प्रकट करता है। 1865 से 1898 तक ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय लगभग दोगुनी हो गई, जबकि उसी अवधि में विदेश से आय 9 गुना बढ़ गई। जबकि साम्राज्यवाद की योग्यता यह है कि यह नीग्रो को उद्योग की आदतों के लिए प्रशिक्षित करता है। आप बिना दबाव के काम नहीं कर सकते। साम्राज्यवाद का खतरा यह है कि यूरोप शारीरिक परिश्रम का बोझ पहले कृषि और खनन, फिर उद्योग में कठिन काम रंगीन जातियों पर डाल देगा और खुद किराएदार की भूमिका से संतुष्ट हो जाएगा और इस तरह शायद रंगीन जातियों की आर्थिक और बाद में राजनीतिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इंग्लैंड में भूमि का एक बढ़ता हुआ हिस्सा खेती से बाहर निकाला जा रहा है और अमीरों के मनोरंजन के लिए खेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक स्कॉटलैंड का सवाल है, शिकार और अन्य खेलों के लिए सबसे कुलीन स्थान ऐसा कहा जाता है कि यह अपने अतीत और श्री कार्नेगी, अमेरिकी बहु करोड़पति पर निर्भर है। अकेले घुड़दौड़ और लोमड़ी के शिकार पर इंग्लैंड सालाना 1 करोड़ 40 लाख पाउंड लगभग 130 मिलियन रूबल खर्च करता है। इंग्लैंड में किराएदारों की संख्या लगभग 1 मिलियन है। कुल आबादी में उत्पादक रूप से कार्यरत आबादी का प्रतिशत घट रहा है और ब्रिटिश मजदूर वर्ग की बात करते हुए 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बुर्जुआ छात्र को मजदूरों के ऊपरी तबके और सर्वहारा वर्ग के निचले तबके के बीच व्यवस्थित रूप से अंतर करना पड़ता है। ऊपरी तबका सहकारी समितियों, ट्रेड यूनियनों, खेल क्लबों और कई धार्मिक संप्रदायों की सदस्यता का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। इस स्तर पर चुनावी प्रणाली को अनुकूलित किया गया है जो ग्रेट ब्रिटेन में अभी भी सर्वहारा वर्ग के निचले तबके को बाहर करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित है। ब्रिटिश मजदूर वर्ग की स्थिति को गुलाबी रोशनी में पेश करने के लिए केवल इस ऊपरी तबके की बात की जाती है जो सर्वहारा वर्ग का अल्पसंख्यक है। आमतौर पर उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या मुख्य रूप से लंदन की समस्या है और निचले सर्वहारा तबके की है, जिसे राजनेता बहुत कम महत्व देते हैं। उन्हें ये कहना चाहिए था, जिसे बुर्जुआ राजनेता और समाजवादी अवसरवादी बहुत कम महत्व देते हैं। मैं जिन तथ्यों का वर्णन कर रहा हूं, उनसे जुड़ी साम्राज्यवाद की विशेष विशेषताओं में से एक है साम्राज्यवादी देशों से उत्प्रवास में कमी आना और इन देशों में अधिक पिछड़े देशों से आप्रवास में वृद्धि होना, जहां कम वेतन मिलता है। जैसा कि हॉब्सन ने देखा है, 1884 से ग्रेट ब्रिटेन से उत्प्रवास में कमी आ रही है। उस वर्ष प्रवासियों की संख्या 242,000 थी, जबकि 1900 में ये संख्या 169,000 थी। जर्मनी से उत्प्रवास 1881 और 1890 के बीच अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया था, जब कुल 1453,000 प्रवासी थे। अगले 2 दशकों के दौरान ये घटकर 544,000 और 341,000 हो गया। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, इटली, रूस और अन्य देशों से जर्मनी में प्रवेश करने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। 1907 की जनगणना के अनुसार जर्मनी में 1342,294 विदेशी थे, जिनमें से 440,800 औद्योगिक श्रमिक और 257,329 कृषि श्रमिक थे।
फ्रांस में खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक बड़े हिस्से में विदेशी हैं, पोलिश, इतालवी और स्पेनिश। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के आप्रवासी सबसे कम वेतन वाली नौकरियों में लगे हुए हैं, जबकि अमेरिकी श्रमिक ओवरसियर या बेहतर वेतन वाले श्रमिकों का सबसे बड़ा प्रतिशत प्रदान करते हैं। साम्राज्यवाद में श्रमिकों के बीच भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को बनाने और उन्हें सर्वहारा वर्ग के व्यापक जनसमूह से अलग करने की प्रवृत्ति है। यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति मजदूरों को विभाजित करने, उनके बीच अवसरवाद को मजबूत करने और मजदूर वर्ग के आंदोलन में अस्थायी क्षय पैदा करने की प्रवृत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से बहुत पहले ही सामने आ गई थी, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन में साम्राज्यवाद की दो महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषताएं पहले से ही देखी जा चुकी थी: विशाल औपनिवेशिक संपत्तियां और विश्व बाजार में एकाधिकारवादी स्थिति। मार्क्स और एंगेल्स ने कई दशकों के दौरान व्यवस्थित रूप से मजदूर वर्ग के आंदोलन में अवसरवाद और ब्रिटिश पूंजीवाद की साम्राज्यवादी विशेषताओं के बीच इस संबंध का पता लगाया। उदाहरण के लिए 7 अक्टूबर 1858 को एंगेल्स ने मार्क्स को लिखा, अंग्रेजी सर्वहारा वर्ग वास्तव में अधिक से अधिक बुर्जुआ होता जा रहा है, इसलिए सभी राष्ट्रों में सबसे बुर्जुआ ये स्पष्ट रूप से अंततः बुर्जुआ अभिजात वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के साथ साथ बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग पर कब्जा करने का लक्ष्य रखता है। एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो पूरी दुनिया का शोषण करता है, ये निश्चित रूप से एक हद तक उचित है। लगभग एक चौथाई सदी बाद 11 अगस्त 1881 को लिखे एक पत्र में एंगेल्स ने सबसे खराब अंग्रेजी ट्रेड यूनियनों के बारे में बात की, जो खुद को मध्यम वर्ग को बेचे गए या कम से कम उनके द्वारा भुगतान किए गए लोगों के नेतृत्व में चलने देती हैं। 12 सितंबर 1882 को काउत्स्की को लिखे एक पत्र में एंगेल्स ने लिखा, आप मुझसे पूछते हैं कि अंग्रेज मजदूर औपनिवेशिक नीति के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे आम तौर पर राजनीति के बारे में सोचते हैं। यहाँ कोई मजदूर पार्टी नहीं है, यहाँ सिर्फ रूढ़िवादी और उदारवादी कट्टरपंथी है, और मजदूर विश्व बाजार और उपनिवेशों पर इंग्लैंड के एकाधिकार का मजा लेते हैं। एंगेल्स ने 1892 में छपी किताब द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड के दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में प्रेस में इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। इससे कारण और प्रभाव साफ तौर पर पता चलते हैं। कारण है 1. इस देश द्वारा पूरे विश्व का शोषण, 2. विश्व बाजार में इसकी एकाधिकारवादी स्थिति, 3. इसका औपनिवेशिक एकाधिकार। प्रभाव है 1. ब्रिटिश सर्वहारा वर्ग का एक हिस्सा बुर्जुआ बन जाता है, 2. सर्वहारा वर्ग का एक हिस्सा खुद को बुर्जुआ वर्ग द्वारा खरीदे गए या कम से कम उनके द्वारा भुगतान किए गए लोगों के नेतृत्व में चलने देता है। 20वीं सदी की शुरुआत के साम्राज्यवाद ने दुनिया को मुट्ठी भर राज्यों में बांट दिया, जिनमें से प्रत्येक आज सुपरप्रिटिफूड खींचने के अर्थ में पूरी दुनिया के एक हिस्से का शोषण करता है, जो उस हिस्से से थोड़ा ही छोटा है जिसका इंग्लैंड ने 1858 में शोषण किया था। उनमें से प्रत्येक ट्रस्टों, कार्टेलों, वित्त पूंजी और लेनदार देनदार संबंधों की बदौलत विश्व बाजार में एकाधिकारवादी स्थिति रखता है। उनमें से प्रत्येक को कुछ हद तक औपनिवेशिक एकाधिकार प्राप्त है। हमने देखा है कि कुल 75,000 वर्ग किमी में से, जो संपूर्ण औपनिवेशिक विश्व का गठन करता है, 65,000 वर्ग किमी या 86% 6 शक्तियों के हैं, 61,000 वर्ग किमी या 81% 3 शक्तियों के हैं। वर्तमान स्थिति की विशिष्ट विशेषता ऐसी आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का प्रचलन है जो अवसरवाद और मजदूर वर्ग के आंदोलन के सामान्य और महत्वपूर्ण हितों के बीच असंगति को बढ़ाने के लिए बाध्य है। साम्राज्यवाद एक भ्रूण से प्रमुख व्यवस्था में विकसित हो गया है। पूंजीवादी एकाधिकार अर्थशास्त्र और राजनीति में पहले स्थान पर है। दुनिया का विभाजन पूरा हो चुका है। दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटेन के अविभाजित एकाधिकार के बजाय हम देखते हैं कि कुछ साम्राज्यवादी शक्तियां इस एकाधिकार में हिस्सेदारी के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं, और यह संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत की पूरी अवधि की विशेषता है। अवसरवाद अब एक देश के मजदूर वर्ग के आंदोलन में दशकों तक पूरी तरह से विजयी नहीं हो सकता है, जैसा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में था, लेकिन कई देशों में ये परिपक्व, अतिपक्व और सड़ा हुआ हो गया है और सामाजिक अंधराष्ट्रवाद के रूप में बुर्जुआ नीति के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया है।